आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक के पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ने चाहते हैं वो है इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसका कोई ना कोई भाग एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इससे कई बार बड़ा सवाल भी बनता है, जो अंत का जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो भी इस चैप्टर से बनता है, और कई बार छोटे सवाल भी इस चैप्टर से बन जाते हैं। तो ये जो चैप्टर नहीं, ये जो टॉपिक है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा तो ही आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा, साइक्लोट्रॉन क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों को उच्च वेग से त्वरित किया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी प्रैक्टिकल में तेज स्पीड से गति करने वाले अल्फा कणों की आवश्यकता हो तो उन अल्फा कणों को अत्यधिक स्पीड देने के लिए साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। और ये उपकरण बहुत बड़ा होता है साइज में, छोटा उपकरण नहीं होता। बहुत बड़े का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये छोटा उपकरण नहीं है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से भारी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण को उच्च वेग से त्वरित किया जा सकता है। क्लियर? आगे देखिए, साइक्लोट्रॉन का उपयोग नाभिकीय संरचना के अध्ययन में किया जाता है। अगली बात, साइक्लोट्रॉन का जो उपयोग है वो नाभिकीय संरचना के अध्ययन में किया जाता है। मतलब नाभिक की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत इस साइक्लोट्रॉन के द्वारा करते हैं कि नाभिक की स्ट्रक्चर क्या है, वो किसकी सहायता से करते हैं, साइक्लोट्रॉन की सहायता से करते हैं। अगला, इसका आविष्कार सन 1934 में लोरेंज तथा लिविंगस्टोन ने किया था। ये भी एक आधा नंबर का सवाल बनता है परीक्षा में, एक नंबर का सवाल बनता है कि साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किन वैज्ञानिकों ने किया। तो ये किया लोरेंज तथा लिविंगस्टोन। इस नाम को अच्छे से याद कर लें, लोरेंज तथा लिविंगस्टोन। जब भी आपको कोई अटपटा नाम नज़र आए उसको 10-20 बार तुरंत उसी समय बोलें ताकि वो आपके जबान पे चढ़ जाए वो नाम, क्योंकि ऐसे नाम आते हैं तो जबान पे नहीं चढ़ पाते जल्दी से, इसलिए उसी वक्त 10-20 बार उसको बोलकर प्रैक्टिस कर लें। तो इसका आविष्कार किसने किया, लोरेंज तथा लिविंगस्टोन ने किया। कब किया, सन 1934 में किया। क्लियर? और इसका उपयोग क्या है, इसकी सहायता से अल्फा कणों को या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। और क्या उपयोग है, इसकी सहायता से नाभिकीय संरचना का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। सिद्धांत क्या, देखो इसमें धीरे धीरे करके हमें एक एक टॉपिक को इसका क्लियर करना है आप। तो सिद्धांत का मतलब, इसमें सिद्धांत को पढ़ें उसके पहले आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो फिर आपको सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम के लिए देखिए आप, यहाँ एक चुंबक है जिसका N ध्रुव है और नीचे एक चुंबक है जो इसका S ध्रुव है। क्लियर? अब मैं इसको बीच में करता हूँ। ये चुंबक का N और S ध्रुव के बीच में ये अंग्रेजी के D अक्षर जैसे दो कक्षक है। देखो, ये लाइन आ रही है, ये जा रही है, ये D अक्षर जैसा, अंग्रेजी के D अक्षर जैसा है, और एक अंग्रेजी के D अक्षर जैसा ये वाला है। ये दो हैं अंग्रेजी के D अक्षर जैसे। इन दो कक्षकों को D1 और D2 कक्षक बताया गया है। दोनों कक्षकों के अंदर निर्वात उपस्थित रहता है, अर्थात हवा नहीं रहती, बिल्कुल भी निर्वात रहता है। यहाँ इन दोनों कक्षकों के बीच में उच्च आवृत्ति का AC स्रोत, मतलब अल्टरनेट करंट स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, वो स्रोत जो अपने घरों में आता है, जो लाइट हमारे घरों में आती है वो वाली लाइट का स्रोत है। इसमें वोल्टेज 10 की पावर 4 वोल्ट, मतलब 10,000 वोल्ट यहाँ पर लगाया जाता है। कितना? 10,000 वोल्ट यहाँ लगाया जाता है। साथ में ये उच्च आवृत्ति का है। उच्च आवृत्ति का मतलब है कि हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। कितने की होती है? 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। लेकिन ये जो लाइट है वो उच्च आवृत्ति की, अर्थात 50 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की होती है। अब कितने की है ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर फिक्स ये देखो, ये दे रखा है थोड़ा सा, 10 की पावर 6 हर्ट्ज, जो यहाँ तो 50 हर्ट्ज की लाइट आती है, यहाँ 10 की पावर 6 हर्ट्ज की, जो बहुत ज़्यादा है।
क्लियर। तो 10 की पावर 4 वोल्ट और 10 की पावर 6 हर्ट्ज की यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता इन दोनों डी कक्षकों के बीच में आरोपित करते हैं। आगे हम देखें तो अब इसके अंतर्गत हम करते क्या है कि जिस परमाणु को या जिस अल्फा कण कह दूं या प्रोटॉन कह दूं या न्यूट्रॉन कह दूं, जिसको भी हमें त्वरित करना होता है उसको इन दोनों डी कक्षकों के बीच में लेकर आते हैं और बीच में लाने के पश्चात फिर उससे इसके अंदर गति करवाते हैं। गति कैसे करवाते हैं, देखो सपोज दैट किसी समय ये यहाँ पर है, क्लियर, और मान लो ये न्यूट्रॉन है या अल्फा कण है या प्रोटॉन, अर्थात तीनों के तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन भी पॉजिटिव होता है, तो ये सब पॉजिटिव वाले होते हैं। तो यहाँ पर वो उपस्थित है इस पॉइंट पर जब उपस्थित है और उसी समय मैंने माना कि ये जो सिरा इसका ये नेगेटिव है और ये वाला सिरा पॉजिटिव है, तो इसके नेगेटिव हो जाने से ये वाला डी कक्षक नेगेटिव हो जाता है। तो तुरंत ये जो अल्फा कण था वो नेगेटिव होने की वजह से इसमें प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर ये इस वर्ताकार पथ में गति करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है और आपको बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो वर्ताकार पथ में घूमता है। हमने पहले वाले टॉपिक में हमने ऐसा पढ़ा था। इस वजह से ये यूं आधा चक्कर लगाता है। आधा चक्कर लगाकर जब ये वापस इस बीच में यहाँ आता है उसी समय इसकी ध्रुवता बदल जाती है। अब ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव हो जाता है। इसके नेगेटिव होते ही अब ये वाला जो अल्फा कण था वो तुरंत इसमें प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार से लगातार प्रवेश करता रहता है और यूं गति करता रहता है। चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी लग रहा है, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से हर बार इसको घूमने की जो त्रिज्या है, वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है और अल्फा कण की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है और अल्फा कण की ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो जब ये वांछित ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो इसको विंडो डब्लू से इधर से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ है विंडो डब्लू से बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं इसके सिद्धांत की बात कर लेता हूँ। तो सिद्धांत देखिए आप, साइक्लोट्रॉन में भारी धनावेशित कणों को बात कर ली हमने, भारी और धनावेशित कण की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कणों को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि इसमें हम आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस डी कक्षक के लंबवत लगा हुआ है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र तथा उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र से, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था वो भी उच्च आवृत्ति का था, उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र से बार बार गुजारा जाता है। देखो कई बार गुजारा हमने, देखो हर बार इसकी त्रिज्या बढ़ती गई, तो इसको हमने बार बार गुजारा जाता है, जिससे आवेशित कण उच्च वेग से त्वरित हो जाते हैं। इसमें जो आवेशित कण हैं वो उच्च वेग से त्वरित हो जाते हैं, इसे साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, 1 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का सवाल है। तो देखो, साइक्लोट्रॉन में भारी धनावेशित कणों को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र तथा उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र से बार बार गुजारा जाता है, जिससे आवेशित कण उच्च वेग से त्वरित हो जाते हैं। इसे साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर। संरचना की बात करें, संरचना के बारे में मैं काफ़ी पहले चर्चा कर चुका था, ये डायग्राम आपको बना लेना है। अब इसकी जो बातें थे यहाँ पढ़ रहे हैं वो देखो आप। साइक्लोट्रॉन में धातु के 2 निर्वातित कक्षक D1 तथा D2 होते हैं। इन कक्षकों में निर्वात उपस्थित रहता है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इन कक्षकों के मध्य उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देते हैं, वो आपको मैंने बताया था वहाँ पे। इस प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टेज 10 की पावर 4 वोल्ट तथा आवृत्ति 10 की पावर 6 हर्ट्ज होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस पूरी व्यवस्था को दो शक्तिशाली ध्रुवखंड N तथा S के मध्य रखते हैं। इन सब के बारे में आपको पहले समझा चुका था। कार्यप्रणाली समझिए आप, जैसे ये D1 और D2 2 कक्षक हैं और इनके यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में क्या मैंने माना कि किसी क्षण ये सिरा नेगेटिव है और ये सिरा पॉजिटिव है, और ये जो धन आवेशित कण जो है जैसे प्रोटॉन है वो इन दोनों कक्षकों के बीच में यहाँ पर मौजूद है। तो चूंकि ये माइनस है इस वजह से D2 भी माइनस चार्ज वाला रहेगा। तो जब D2 माइनस चार्ज वाला है तो ये धन आवेशित कण तुरंत इसके अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के पश्चात ये आधा वर्त यूँ तय करता है,
अर्धवर्त तय करके जब यहाँ पहुँचता है, जैसे यहाँ पहुँच गया, जब ये यहाँ पहुँचता है ठीक उसी समय इसकी ध्रुवता बदल जाती है। अब ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाने की वजह से अब ये तुरंत D1 में प्रवेश कर जाता है और फिर ये अर्धवर्त को पूरा करके वापस यहाँ आता है। यहाँ आते फिर इसकी ध्रुवता बदल जाती है, फिर ये इसमें प्रवेश करता है, फिर इसमें प्रवेश करता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसकी वजह से इसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या कंटिन्यू बढ़ती रहती है और उसकी एनर्जी भी बढ़ती रहती है। तो ये जो चित्र था ये किसी समय टी पर था और चूंकि यहाँ आधा वर्त ये तय कर रहा है तो आधे वर्त के तय करने के कारण यहाँ समय लगेगा T/2। टी तो क्या है, आवर्तकाल है जो पूरे चक्कर में लिया गया समय। तो ये हो गया T/2 समय के पश्चात। कार्य प्रणाली में देखिए आगे, चलिए आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।